गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज सारिका और आज हम पढ़ेंगे बुक फर्स्ट समकालीन विश्व राजनीति का थर्ड चैप्टर जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इससे पहले भी हमने फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर व दो ध्रुवीयता का अंत ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर दिए थे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने वो दोनों चैप्टर का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसको हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। तो आज हम पहले पढ़ते हैं जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। जो हमारा चैप्टर है आज का वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। पहले हम वर्चस्व शब्द का मतलब देख लेते हैं कि वर्चस्व शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, वर्चस्व शब्द का मतलब है यहाँ पर प्रभाव। ठीक है, किसी का भी प्रभुत्व। कि यहाँ पर ये जो चैप्टर है इसमें कहा गया है कि जो विश्व है उसमें अमेरिका का जो प्रभाव है, उसका जो वर्चस्व है वो किस प्रकार से बढ़ा। ठीक है, और कब पूरी दुनिया को लगने लगा कि अब पूरी दुनिया पर एकमात्र महाशक्ति बची है, वो है अमेरिका, और उसने किस प्रकार से पूरे विश्व में अपना वर्चस्व फैलाया। ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो जो शीत युद्ध का दौर था, जो कोल्ड वॉर का दौर था, उसके बाद जब शीत युद्ध समाप्त हुआ 1991 में, जब यूएसएसआर का विघटन हुआ। ठीक है, जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ था, यानी जब यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हुआ था 1991 में। ठीक है, जब ये समाप्त हुआ शीत युद्ध, तो उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी जो ताकत बनकर उभरा और दुनिया में उसकी ताकत का कोई उसकी ताकत को टक्कर देने वाला और कोई भी देश नहीं था। ठीक है, और वो देश कौन था? अमेरिका था। ठीक है, अब पूरे विश्व में केवल एक ध्रुवीय व्यवस्था बच गई और वो ध्रुव था पश्चिमी ध्रुव, और उसका मुखिया कौन था? अमेरिका। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये नहीं देखेंगे कि केवल अमेरिका का कोई एक ही पक्ष है। अमेरिका के बहुत सारे पक्ष का वर्चस्व होता है, जैसे सांस्कृतिक वर्चस्व हो सकता है उसका, राजनीतिक, आर्थिक, इसका बहुत तरीके से बहुत सारे आयाम है वर्चस्व के। ठीक है, अमेरिका का अगर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं था कि जब कोल्ड वॉर समाप्त हुआ उसी के बाद अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ, उससे पहले भी अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब 1945 में समाप्त हुआ था, और समाप्त किन परिस्थितियों में हुआ था ये सब जानते हैं कि जब जापान पर अमेरिका ने क्या डाले थे? परमाणु बम गिराए थे। उसके कारण क्या हुआ था? ये युद्ध समाप्त हुआ था। तो यहीं से अमेरिका का वर्चस्व, अमेरिका की शक्ति देखने को लोगों को मिलने लगी थी। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर भी चल रहा था, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई कि जब अमेरिका का दबदबा बना हो। ठीक है, तो इसी चैप्टर में जो हम पूरा कंप्लीट करेंगे इसमें देखेंगे कि अमेरिका ने किस प्रकार से अपने आप को, अपना प्रभुत्व पूरे विश्व में जमाने के लिए किस प्रकार से घटनाओं को अंजाम दिया। ठीक है, किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई, कोई कारणवश हुई, कोई अमेरिका के मतलब के लिए हुई थी। तो ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। इसमें हम फर्स्ट खाड़ी युद्ध जो हुआ था, प्रथम खाड़ी युद्ध से लेकर और लास्ट जो हमारा होगा कि अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार से हैं, क्या क्या हमारे पास मौके हैं कि हम अमेरिका के वर्चस्व से बचे रहें। ठीक है, उसके वर्चस्व में ना आए, हमारे पास ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं हमारे पास, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जैसे हमने देख लिया है कि जो अमेरिका का वर्चस्व सारी दुनिया को दिखा वो कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद दिखा, 1991 के बाद दिखा। ठीक है, यूएसएसआर के विघटन के बाद दिखा। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इसे नई विश्व व्यवस्था कहा गया। क्या कहा गया? नई विश्व व्यवस्था, क्योंकि अब तक विश्व में 2 महाशक्तियां थी, 2 ध्रुव थे। ठीक है, 2 गुट थे, एक था यूएसएसआर और एक था अमेरिका। लेकिन अब एक ही विश्व बचा है, तो इसको अब क्या कहा? नया विश्व। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था कहा गया। चलिए अब देख लेते हैं 1990 की एक घटना।
एक घटना ऐसी जिससे साबित होगा कि अमेरिका किस प्रकार से अपना प्रभुत्व जमाने में, अपना वर्चस्व जमाने में सही साबित हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ 1990 में क्या हुआ कि इराक का कुवैत पर हमला कर दिया। ठीक है, इराक ने क्या कर दिया, कुवैत पर हमला कर दिया। इराक एक खाड़ी देश है, ठीक है, और कुवैत उसका क्या है, एक पड़ोसी देश है। तो इराक ने क्या करा, कुवैत पर हमला किया और कुवैत को अपने में मिला दिया, उस पर कब्जा कर दिया। ठीक है, अब कुवैत को क्या किया, बहुत तरीके से बहुत देशों ने राजनयिक कोशिशें की, उसे समझाने बुझाने की बहुत कोशिशें की कि इराक कुवैत को छोड़ दे, पर इराक ने ऐसा नहीं किया। इराक एक ही बात पे अड़ा रहा कि उसने कुवैत को जीता है और वो अब कुवैत को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसके बीच अब आप देखिए इसमें यूएनओ की एंट्री होती है। किसकी एंट्री होती है, यूएनओ की, संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये वही यूएनओ है जिसकी स्थापना हो चुकी थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब आप देखिए 1945 से इसकी स्थापना हो चुकी है और एंट्री कब ले रहा है यूएनओ, 1990 में। अब आप सोचिए, ठीक है, यूएनओ ने यहाँ पर कहा कि अब हम किसी भी हालत में कुवैत को इराक से स्वतंत्र करवाएंगे। ठीक है, और यूएनओ ने क्या किया, इराक पर बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी। ठीक है, बल प्रयोग करने की अनुमति दे दी कि कुवैत को किसी भी प्रकार से इराक के कब्जे से छुड़ाया जाए, उसको स्वतंत्र कराया जाए। तो अगर आप देखेंगे तो यूएनओ ने यहाँ पर एक नाटकीय घटना साबित की, क्योंकि यूएनओ आज तक कुछ भी नहीं बोला था। इतना बड़ा शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में चला, इतनी बड़ी घटनाएं हुई। अगर आप देखेंगे क्यूबा मिसाइल संकट से लेकर बर्लिन की दीवार गिरने से लेकर, दीवार बनने से लेकर गिरने तक बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन यूएनओ तब भी चुप रहा। लेकिन अब यूएनओ ने बोलना स्टार्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएनओ को भी पता था कि अब अमेरिका का वर्चस्व स्थापित होने लगा है। ठीक है, तो अब यूएनओ ने क्या कर दिया है, इजाजत दे दी है सब लोगों को कि क्या करें, वो बल प्रयोग करके कुवैत को स्वतंत्र कराएं। इसी टाइम पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज बुश। इनका पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट बार्कर बुश। ठीक है, इन्होंने कहा कि अब एक नई व्यवस्था, ठीक है, एक नई विश्व व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। ठीक है, कैसे, क्योंकि यूएनओ ने भी बोलना प्रारंभ कर दिया है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि अब अगर किसी देश पर आक्रमण किया जाता है, उस पर कब्जा किया जाता है, तो अब यूएनओ जैसी संस्थाएं और अमेरिका जैसा देश आगे आकर उसको स्वतंत्र करवाएगा। ठीक है, अब एक ऐसी व्यवस्था है। अब शीत युद्ध समाप्त हो चुका है, अब जो भी होगा ओपनली होगा। अब विचारधाराओं का युद्ध नहीं है। ठीक है, अब विचारधाराओं का युद्ध नहीं है। अब आप देखिएगा प्रथम खाड़ी युद्ध 1990, उसी साल, ठीक है, अगस्त 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। उसी साल अगर आप देखेंगे प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ और अमेरिका का एकाधिकार प्रारंभ हुआ। अब हम देखेंगे कैसे हुआ। ठीक है, अमेरिका का जो एकाधिकार है वो प्रारंभ कैसे हुआ, जब अमेरिका ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर क्या करा, इराक से कुवैत को स्वतंत्र करवाया था। ठीक है, इराक को स्वतंत्र करवाया था। अब आप बोलेंगे कि यूएनओ ने तो बल प्रयोग करने का आदेश दिया, तो क्या वो अमेरिका को दिया? ठीक है, क्या केवल वो अमेरिका को कहा कि आप कुवैत को स्वतंत्र कराएं? जी नहीं, यूएनओ ने जो उसकी सेना थी, यूएनओ की सेना होती है, पूरे विश्व के सैनिक उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो उसमें यूएनओ ने अपनी तरफ से, यानी यूएनओ की सेना की तरफ से क्या कहा था कि आप क्या करें, कुवैत को स्वतंत्र कराएं। पर यहाँ पर अभी आप आगे देखिए 34 देश एक साथ मिले। ठीक है, 34 देश एक साथ मिले और उन सब की सेना ने, ठीक है, उन सब की सेना थी लगभग 6.5 लाख। ठीक है, 6,60,000 सैनिक इस पे थे और इन सब ने, इन 34 देश की सेनाओं ने, इस पर अमेरिका भी शामिल था इनमें। ठीक है, इन सैनिकों ने इराक पर हमला कर दिया। अब इतनी बड़ी सेना के सामने इराक ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाया।
और इराक ने क्या कर दिया, कुवैत को स्वतंत्र कर दिया। अब इराक पर हमला हो गया था तो इराक ने जल्दी घुटने टेक दिए, और जब इराक ने घुटने टेक दिए तो उसे कुवैत को स्वतंत्र करना पड़ा। अब आप देखिए, जो यूएनओ ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया था, बल प्रयोग का जो आदेश दिया था, वो सैन्य अभियान क्या कहलाया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं ऑपरेशन इनके बारे में लिखने के लिए भी आता है और साथ ही साथ मैच करने के लिए भी आता है। ठीक है, तो यूएनओ ने कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए जो सैन्य अभियान चलाया था उसे नाम दिया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये अमेरिकी सैन्य अभियान था। ठीक है, कैसे था ये अमेरिकी सैन्य अभियान, क्योंकि जो ये ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था इसमें 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। सोचिए कितनी कंट्री थी, 34, इसमें से 75% सैनिक किसके थे, अकेले यूएसए के थे, अमेरिका के थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के थे, और बाकी बचे 25% जो थे वो 33 देशों के थे। यानी 1% सैनिक भी अन्य देशों के नहीं थे, पूरे के पूरे। ठीक है, पॉइंट में और देशों के सैनिक थे, और 75% सैनिक जो थे वो अकेले अमेरिका के थे। तो इस प्रकार से हुआ ना ये अमेरिकी सैन्य अभियान। ठीक है, तो ये क्या था, अमेरिकी सैन्य अभियान। अगर आप देखेंगे जो ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ, इसने पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया है उसके सामने ये साबित कर दिया कि जो अमेरिका की सैन्य शक्ति है वो विश्व में ऐसी सैन्य शक्ति किसी के पास नहीं है, और विश्व में केवल एक महाशक्ति है, वो है अमेरिका। ठीक है, एक ध्रुव है, एक गुट है और एक ही महाशक्ति है, वो कौन है, अमेरिका है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था, यही कौन सा कारण क्या था, इराक से कुवैत को स्वतंत्र करवाना। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया प्रथम खाड़ी युद्ध का जो उद्देश्य था वो क्या था, तो क्या था, इराक से कुवैत को स्वतंत्र करना। ठीक है, और किसके माध्यम से करना था, यूएनओ ने करवाया। ठीक है, किस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो प्रथम खाड़ी युद्ध था इसमें अमेरिका ने स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। ठीक है, अमेरिका ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, और इसको लोगों ने कंप्यूटर वॉर भी कहा। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉर ये हुआ था। अमेरिका के पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है। अगर आपने देखा होगा तो जो ये प्रथम खाड़ी युद्ध था इसको लोगों ने वीडियो गेम भी बनाए थे, और ये बहुत बिका भी था। ठीक है, अमेरिका में ही बना था ये वीडियो गेम, और अगर आप देखेंगे घर घर तक ये वीडियो गेम बना था, और आप देखेंगे कि अमेरिका ने इस वीडियो गेम में भी बहुत बड़ा मुनाफा कमाया था। तो अमेरिका ऐसे ही विश्व शक्ति नहीं बना है, उसने ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ा है जब उसे मुनाफा ना हुआ हो, जब उसे फायदा ना हुआ हो। ठीक है, इसी युद्ध में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने जितना धन खर्च किया है उससे ज्यादा धन उसने कमाया। कैसे, अमेरिका ने जब ये युद्ध छेड़ा तो उसके लिए जर्मनी, जापान, सऊदी अरब, ऐसे बहुत सारे देश थे जिन्होंने बहुत सारा पैसा किसको दिया, अमेरिका को दिया। तो अमेरिका ने जितना धन खर्च किया था उससे ज़्यादा अमेरिका ने उसमें फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें क्या हुआ, अमेरिका को फ़ायदा हुआ। तो इस प्रथम खाड़ी युद्ध से दो बातें सामने आती हैं। पहला कि जो प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ था वो अमेरिका के वर्चस्व को दिखाता है, अमेरिकी सैन्य शक्ति को दिखाता है, और दूसरा इसमें अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। ठीक है, तो ये था प्रथम खाड़ी युद्ध। अब हम देखते हैं आगे दूसरी घटना। अब इस घटना में देखिए, जैसे आपको दिख रहा होगा, सूडान व अफगानिस्तान पर मिसाइल से हमला। ठीक है, ऐसी क्या बात हो गई कि सूडान और अफगानिस्तान पर अचानक मिसाइल से हमला करना पड़ा। ठीक है, ऐसी क्या कंडीशन थी कि अचानक सूडान और अफगानिस्तान जो देश हैं इन पर क्या करना पड़ा, अमेरिका को मिसाइल से हमला करना पड़ा। ठीक है, इसका कारण देख लेते हैं कि अमेरिकी दूतावास पर बम विस्फोट से हमला किया गया था।
ठीक है। अमेरिकी जो दूतावास थे कहाँ कहाँ, 1998 में 1998 में क्या हुआ कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसके जो ये दो देश हैं कीनिया और तंजानिया, यहाँ पर नैरोबी, यहाँ की जो कैपिटल है नैरोबी कीनिया की, और दार एस सलाम जो तंजानिया में है, यहाँ पर अमेरिका के दूतावास थे। ठीक है, इन दोनों देश में क्या थे, अमेरिका के दूतावास थे। इन दोनों दूतावासों पर क्या हुआ, बम विस्फोट से हमले हुए। ठीक है, बम विस्फोट से हमले हुए। सोचिए, अमेरिकी दूतावास पर क्या हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे अमेरिका विश्व शक्ति बहुत बड़ा वर्चस्व स्थापित करने वाला है अपना, और अमेरिकी के दूतावासों पर इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो एक बहुत बड़ा युद्ध का रूप ले सकती हैं। ठीक है, और अब अमेरिका ने कहा कि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है अलकायदा। कौन है जिम्मेदार इन हमले के लिए, इस अमेरिकी दूतावास पर हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, अलकायदा। अब अलकायदा क्या है, अलकायदा जो है एक आतंकवादी संगठन है, एक आतंकवादी संगठन है। और ये संगठन जो बनाया था वो बनाया था ओसामा बिन लादेन ने। ओसामा बिन लादेन नाम सबने सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा आतंकवादी, जिसे जब राष्ट्रपति बराक ओबामा थे तब मार गिराया गया था पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो आतंकवादी संगठन है अलकायदा, ये बना था लगभग 1988 के दौर में। ठीक है, अब इसके बनने का भी कारण था अलकायदा। आखिर क्यों आतंकवादी संगठन बना था, अगर आपको ध्यान हो तो 1980 में यूएसएसआर जो सोवियत संघ है उसने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ठीक है, अफगानिस्तान में जो स्थिति थी, वो जो परिस्थितियां थी वो बिल्कुल विपरीत हो चुकी थी, वहाँ पर गृह युद्ध टाइप का हो गया था। ठीक है, किसके कारण, यूएसएसआर सोवियत संघ के कारण। और कब, 1980 में। इन सब के बाद 1988 में यूएसएसआर के खिलाफ वहाँ पर एक आतंकवादी संगठन बना, और उसका जो मुखिया था, जिसने इसे बनाया था, वो कौन था, ओसामा बिन लादेन। ठीक है, तो इस अलकायदा को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अलकायदा आप पूरे चैप्टर में बना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अलकायदा जो आतंकवादी संगठन है। तो अब अमेरिका ने कहा कि जो ये अलकायदा है, इसी ने क्या करवाया, अमेरिकी दूतावासों पर हमला करवाया। ठीक है, तब तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के विल क्लिंटन। ठीक है, विल क्लिंटन थे, तो उन्होंने कहा कि जहां पर भी अलकायदा के, जो ये आतंकवादी संगठन है, जहां पर भी अलकायदा के ठिकाने हैं, उनको मिसाइल से हमला करने की उन पर आज्ञा दे दी। ठीक है, क्या कर दी, हमला करने की आज्ञा दे दी। अब अमेरिका ने जब छानबीन की तो अमेरिका ने कहा कि जो ये अलकायदा है, ठीक है, जो अलकायदा के आतंकवादी हैं, ये बैठे हैं सूडान में और अफगानिस्तान में। ध्यान दीजिएगा, मैंने हेडिंग में जैसे आपको बताया था, सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइल पर हमले, कारण देखिए आप। ठीक है, तो अब जब अलकायदा को ढूंढा गया, उसके आतंकवादियों को ढूंढा गया, तो अमेरिका ने कहा कि इनके जो ठिकाने बने हुए हैं वो सूडान और अफगानिस्तान में हैं। ठीक है, और सूडान और अफगानिस्तान पर क्या कर दिया, मिसाइल से हमला कर दिया। किसने, अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने यूएनओ से पूछा तक नहीं, अमेरिका ने यूएनओ को बताया ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, मिसाइल से हमले कर रहा है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे तब विल क्लिंटन, उन्होंने इस अभियान को नाम दिया ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ठीक है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ये नाम दिया किस चीज के लिए, जब सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइल से हमले किए गए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, एक और घटना हुई जिसने कि बहुत कुछ बदल दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वो घटना क्या थी। वो घटना थी 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। ठीक है, 9/11 की घटना और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध। आखिर ऐसा 9/11 को क्या हुआ कि पूरे विश्व में आतंकवाद के विरुद्ध एक आंदोलन चल गया, एक युद्ध चल गया, ऐसा क्या हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे तो 11 सितंबर 2001 को, ये तो इंडिया के कैलेंडर के अकॉर्डिंग, यानी इंडिया जैसे डेट लिखता है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन अमेरिका में इसको 9/11 कहा। ठीक है, इंडिया में होता तो इसको क्या कहते, 11/9 कहते हैं ना, लेकिन अमेरिका में क्या होता है,
अमेरिका में पहले लिखते हैं, जब डेट लिखते हैं तब मंथ लिखते हैं पहले, ठीक है। दूसरा वहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद डेट, कौन सा दिन है, और उसके बाद ईयर लिखा जाता है, ठीक है, ईयर लिखा जाता है। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पहले क्या लिखा जाता है, डेट लिखी जाती है, कौन सी डेट है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर लिखा जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अमेरिका का देख लेते हैं। तो अमेरिका में मंथ पहले लिखा जाता है, यानी सितंबर, ठीक है। सितंबर 9वां महीना है और डेट क्या थी, 11 थी, और साल कौन था, 2001। लेकिन ये जो प्रसिद्ध है ये घटना 9/11 के नाम से है, ठीक है, इसको 9/11 के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जब 11 सितंबर 2001 को क्या होता है यहाँ पर कि जो अरब देश थे, अगर आप देखेंगे जो खाड़ी देश थे, अरब देश थे, यहाँ पर अलकायदा, इन सब के जो आतंकवादी थे ये यहाँ पर छुपे हुए थे, ठीक है। ये अरब देशों में जाकर उस समय छुप जाते थे, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा ना ही ऐसी वायु सेवाएं थी कि वो वहाँ पर क्या दूसरे उनको पकड़ पाएं, ठीक है। तो ये इन देशों में जाकर छुप जाते थे। तो इस दिन पर क्या हुआ 11 सितंबर 2001 को कि अरब देशों के 19 जो अपहरणकर्ता होते हैं उन्होंने अमेरिका आने वाले 4 विमानों को हाईजैक कर दिया, उन पर कब्जा कर दिया, ठीक है, उनका अपहरण कर दिया। जब उन्होंने अमेरिका के 4 विमानों को जो अमेरिका आ रहे थे उनको हाईजैक कर दिया, और उनका अब उद्देश्य था कि इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों पर टकराना था, ठीक है, जो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी और महत्वपूर्ण बिल्डिंग थी, सरकारी काम की थी, जहाँ पर क्या होता है पूरा व्यापार हो या कोई रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड हो या अमेरिका की संसद हो, ऐसी इमारतों पर इन आतंकवादियों को, इन प्लेन को टकराना था, ठीक है, इन विमानों को टकराना था। अब आप देखिए, जब वो 4 में से वो 2 विमानों को ले गए और न्यूयॉर्क, एक शहर है ना, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पर जाकर उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर में इसे टकरा दिया, ठीक है। 2 विमानों ले गए, एक उन्होंने न्यूयॉर्क में स्थित कहाँ थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग थी, एक तो वो ऊपर जाके ले गए नॉर्थ में और दूसरा विमान दक्षिण में। तो पूरी तरीके से इन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था जो उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो तीसरा जो विमान था ये ले गए इसको पेंटागन में, ठीक है। अगली बिल्डिंग कहाँ थी, पेंटागन में इन्होंने इसको टकराया, जहां पर अमेरिका का क्या है, रक्षा विभाग है, ठीक है, डिफेंस का मुख्यालय है जहां पर अमेरिका का, ठीक है। तो पहला इन्होंने टकराया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे और दूसरा पेंटागन में, ठीक है, जहां पर अमेरिका का रक्षा विभाग का मुख्यालय है। 3 विमान हो गए। एक और विमान था, अब ये देखिए ये बहुत बड़ा, अगर ऐसा हो जाता तो बहुत बुरा होने वाला था, ठीक है। अब क्या होता है कि एक विमान को ये अमेरिकी कांग्रेस पर गिराना चाहते थे, ठीक है। अब कांग्रेस, अगर आप पार्टी मत समझना, जो कांग्रेस है वो क्या है, अमेरिकी संसद है, यूएसए की क्या है वो संसद। अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं, कांग्रेस। जैसे भारत में लोकसभा है, राज्यसभा है, प्लस राष्ट्रपति हैं, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। वैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और राष्ट्रपति को मिलकर वहाँ पर क्या बनती है, कांग्रेस बनती है, वहाँ की संसद बनती है, ठीक है। हालांकि ये जो अंग है ये अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, लेकिन वहाँ की संसद को क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। तो अब आतंकवादी जो थे वो इस विमान को इस संसद पर टकराना चाहते थे, लेकिन जब उसके अंदर बैठे लोगों को ये बात पता चली कि ये जो विमान है वो कहाँ जाने वाला है, अमेरिकी संसद में टकराने वाला है, तो उन्होंने इसमें विरोध करना प्रारंभ कर दिया। देशभक्ति आप देखिए अमेरिकी लोगों की, उन्होंने उसके अंदर विरोध करना शुरू कर दिया और इस प्रकार से विरोध किया कि वो वहाँ पहुँचने से पहले एक खेत में जाकर गिरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो ये संसद पर अटैक था ये रुक गया, किसके कारण, अमेरिकी नागरिकों के कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो इस हमले में, ठीक है, एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक पेंटागन को इन्होंने ध्वस्त किया आतंकवादियों ने। इसी हमले को 9/11 कहा जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया क्या कहा जाता है, 9/11।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 9/11 की जो घटना है इसमें 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और कई हजार लोग क्या हुए थे, घायल हुए थे। अब हम थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं अमेरिका की स्थिति में। अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिकी क्रांति हुई थी 1776 में, 1776 में, और अमेरिका एक देश बना था। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी। 9/11 की जो घटना है वो अब तक की सबसे बड़ी घटना थी। अगर आप देखेंगे तो अमेरिका वालों ने इसकी तुलना की। उन्होंने कहा जो 1814 में ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आग लगाई, ये उससे भी बड़ी घटना थी। ठीक है, ये उससे भी बड़ी घटना थी। और 1941 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, 1941 में जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था, ठीक है, जिसके कारण अमेरिका ने क्या किया था, फिर युद्ध में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कूदा था और उसके बाद जापान पर क्या किया था, परमाणु अटैक भी कराया था, परमाणु बम से हमले करवाए थे। यही रीज़न था। ठीक है, तो पहली घटना हमने देखी 1814 में हुई थी, ब्रिटेन ने वॉशिंगटन डीसी में आग लगाई थी। दूसरी बड़ी घटना थी 1941 में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। ठीक है, तो 1976 से लेकर 2001 की जो घटना हुई वो सबसे बड़ी घटना मानी गई। ठीक है, ये जो और घटनाएं हुई ये इसके हिसाब से बहुत छोटी घटनाएं थी। तो 9/11 को क्या माना गया, सबसे बड़ा हमला अमेरिका पर माना गया। ठीक है, अब अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था। अमेरिका क्या, कोई भी देश हो वो चुप नहीं बैठ सकता है। अब पूरे विश्व में अब अमेरिका को पूरी तरीके से समझ आ गया कि आतंकवाद क्या है। ठीक है, इससे पहले अगर आप देखेंगे 2001 से पहले भारत में न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए। भारत अकेला पूरे विश्व में कहता रहता था कि आतंकवाद है और इसको, ये वैश्विक समस्या है, ये किसी एक देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है, पर कोई भी देश इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो 9/11 के हमले ने, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका की आंखें खुली। ठीक है, कि आतंकवाद भी कुछ है विश्व में, जो कि क्या है, पूरे विश्व की समस्या है। और अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान शुरू कर दिया कि अब किसी भी हालत में आतंकवाद को समाप्त करना है। जिन्होंने इस प्रकार की घटनाएं की हैं उनको क्या देना है, सजा देनी है। ठीक है, तो ये जो विश्वव्यापी अभियान चलाया अमेरिका ने, इसे नाम दिया ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। ठीक है, क्या नाम दिया, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम। किसके लिए चलाया गया था, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ठीक है, इस अभियान में अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने फिर से किसे बनाया, वो पॉइंट, अफगानिस्तान को। ठीक है, अमेरिका ने कहा कि जो अलकायदा का गढ़ है, यानी घर है, जहां पर बहुत सारे अलकायदा के आतंकवादी छुपे हैं, वो कौन है, अफगानिस्तान है। वहां पर क्या है, अफगानिस्तान में वो हैं। ठीक है, अफगानिस्तान पर अगर आप देखेंगे तो इस बीच बहुत सारे क्या हुए थे, मिसाइल हमले किए गए थे और बहुत सारे, पूरे विश्व में बहुत सारे लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे मासूम लोगों को, जो नहीं इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया और वो कभी वापस नहीं आए। ठीक है, ऐसी गिरफ्तारियां जब की तो उनको ऐसे अज्ञात स्थानों में ले जाके रखा गया जहां पर उनसे कोई भी नहीं मिल सकता था। और जिसको गिरफ्तार किया गया था, उस देश के जो शासनाध्यक्ष होते हैं, उनको भी ये बात पता नहीं थी कि हमारे देश के नागरिकों को क्या किया गया है, गिरफ्तार, ये शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यूएनओ के जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रतिनिधि होते हैं, उनको भी गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ठीक है, यहाँ पर उनको मिलने की अनुमति नहीं दी गई। तो अगर आप देखेंगे तो यूएनओ क्या है, एक सबसे बड़ी संस्था है और वो झुक गई है किसके सामने, अमेरिका के सामने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो यूएनओ इस समय, यूएनओ किसके लिए काम कर रहा है, एक प्रकार से अमेरिका के लिए। और अमेरिका का जो वर्चस्व है, उसका जो प्रभाव है, उसके सामने यूएनओ कुछ भी नहीं बोल पा रहा है।
क्योंकि यूएनओ जो संगठन है उसमें अमेरिका के बाद जो देश हैं, उसके बाद जो देश आते हैं, वो सबका एक संगठन है, ठीक है, एक संयुक्त ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसलिए यूएनओ यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि और कोई देश नहीं कुछ बोल पाए तो यूएनओ अकेला क्या बोलेगा, ठीक है। और देशों ने विरोध नहीं किया। और अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो इन्होंने आतंकवाद के नाम पर बहुत निर्दोष लोगों को भी गिरफ्तार किया था, हाँ ये सही था कि आतंकवादियों को समाप्त करना था, लेकिन जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति थे उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून भी नहीं लागू हो रहे थे, ठीक है। तो अमेरिका ने फिर से साबित किया कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। हर घटना, जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं उसमें लास्ट में यही साबित हो रहा है कि अमेरिका एक बहुत बड़ी ताकत है। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ कुछ बोल पाए, ठीक है, कुछ कर पाए, कुछ बोल पाए। चलिए एक और घटना हम देखते हैं, वो है द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003, ठीक है। द्वितीय खाड़ी युद्ध 2003, इराक पर आक्रमण। अब आप सोचेंगे इराक पर 1990 में पहले ही आक्रमण हो चुका है, अब 2003 में ऐसी क्या परिस्थिति आई कि अमेरिका ने एक बार फिर से इराक पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? इराक पर फिर से आक्रमण कर दिया। अब आप देखिए 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया, एक अभियान चलाया और इसे नाम क्या दिया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। क्या नाम दिया? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है। इस अभियान में इराक पर हमला कर दिया, ठीक है। ये अभियान ही क्यों चलाया? इराक पर हमला करने के लिए। और आप देखिए अमेरिका के साथ 40 से ज़्यादा देश शामिल हो गए, ठीक है। इराक पर हमला करने के लिए अमेरिका के साथ 40 से ज़्यादा देश क्या हो गए? शामिल हो गए। इसको द्वितीय खाड़ी युद्ध इसलिए बोला गया है क्योंकि दूसरी बार क्या हुआ है? इराक पर आक्रमण हुआ है और इराक क्या है? एक खाड़ी देश है, ठीक है। तो द्वितीय खाड़ी युद्ध इसे इसीलिए कहा गया है। तो चलिए इस अभियान में क्या हुआ है कि 40 देश क्या हुए? एक साथ मिल चुके हैं और उन्होंने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम स्टार्ट किया। और देखिए अब हमला क्यों किया गया? आप सोच रहे होंगे हमला अचानक ऐसे इराक पर क्यों कर दिया गया? तो हमले का कारण देख लेते हैं। हमले का कारण अमेरिका ने दावा किया कि जो इराक है वो ऐसे हथियार बना रहा है जिससे सामूहिक संहार हो, यानी मानव जाति खतरे में है। अमेरिका ने पूरे विश्व को क्या बताया कि पूरी जो पूरी जाति है मनुष्य की वो खतरे में है, क्योंकि इराक ऐसे हथियार बना रहा है जैसे परमाणु हथियार, ऐसी मिसाइलें बना रहा है जिससे एक बार में ही क्या हो सकती है? तबाही हो सकती है, ठीक है। ये उसने हमले का कारण बताया। अब आप देखिए तो अब अमेरिका ने बोला कि अगर हमें इराक को इन हथियारों को बनाने से रोकना है तो इराक पर क्या करना पड़ेगा? सैन्य हमला करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे सीधे हमले की बात हो रही है, कहीं पर ये नहीं कहा गया है कि इराक से वार्ता की जाए, इराक को यूएनओ के मंच पर बुलाकर उसे समझाया जाए कि आप ऐसे हथियार ना बनाएं। अगर आप हथियार बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं तो उसके सबूत प्रस्तुत किए जाए। अंतर्राष्ट्रीय जो जांच एजेंसियां होती हैं वो जाकर वहाँ पर देखें कि वास्तव में इराक में वो हथियार बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, जो अमेरिका ने कहा वही कर दिया, ठीक है, और सीधे जाके इराक पर हमला कर दिया। अब आप देखेंगे तो यूएनओ ने इराक पर हमले की अनुमति नहीं दी। मैं फिर से कह रही हूँ, अनुमति तो तब देगा ना जब अमेरिका क्या होगा? उससे पूछेगा। अमेरिका ने इस बार भी यूएनओ को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि वो क्या कर रहा है? इराक पर हमला कर रहा है। लेकिन वास्तव में इराक में ऐसे हथियार बन रहे हैं जो मानव जाति के लिए खतरा पैदा करेंगे, ठीक है। यूएनओ ने अपने बचाव में क्या कह दिया कि हाँ, उसे विश्व को लगना चाहिए कि अमेरिका ने यूएनओ को बताया है, तो यूएनओ फिर ऐसे कह रहा है कि वो हथियार क्या हैं? मानव जाति के लिए खतरा हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे जब ये हमला हो चुका था तो इसके बाद देखेंगे तो कहीं साबित नहीं हुआ कि इराक कोई सामूहिक हथियार बना रहा था, ठीक है। सामूहिक हथियार इराक बना रहा था ये कहीं भी साबित नहीं हुआ था, ठीक।
ठीक है। अब जब ये साबित नहीं हुआ था, अगर आप देखेंगे तो जब इराक पर हमला किया तो जो सद्दाम हुसैन की सरकार थी, जो तानाशाह वहाँ का था, वो सरकार तो कुछ ही दिन में क्या हो गई, गिर गई। उसके बाद जो इराक में अशांति फैली उसकी कोई सीमा नहीं थी, ठीक है। इस हमले में अमेरिका के 3000 सैनिक मरे, ठीक है, और कई ज़्यादा क्या मरे थे, इराक के सैनिक मरे थे। लेकिन सबसे दुख की बात है कि जो इराक के आम नागरिक थे, लगभग 50,000 आम नागरिक इस हमले में मारे गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो सज़ा मिली वो किसे मिली, आम नागरिकों को मिली। आप जा रहे हो इराक में ऐसे हथियारों को समाप्त करने के लिए जो मानव जाति के लिए खतरा है, ठीक है। और ये जो 50,000 लोग मर रहे हैं, आम लोग, क्या ये मानव जाति नहीं है? तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं अमेरिका के इस हमले से, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न। तो अब देखिए, आप जब इराक में साबित नहीं हुआ कि वहाँ पर हथियार थे तो अमेरिका ने बेमतलब से वहाँ पर सेकंड जो खाड़ी युद्ध था, द्वितीय खाड़ी युद्ध क्यों करवाया, इराक पर आक्रमण क्यों करवाया, ये सोचने वाली बात थी। तो अब आप देखेंगे अमेरिका के अपने ही मकसद थे, अपने ही उनके मकसद थे, उसके उद्देश्य थे कि उसे क्या करना है, इराक पर हमला करना है। कारण बताया क्या, कि वो कैसे हथियार बना रहा है जिससे सबको नुकसान होगा। लेकिन उसके मकसद देखिए आप, उसका पहला मकसद था कि वो तेल भंडारों पर नियंत्रण करना चाह रहा है। जब मैं सेकंड चैप्टर आपको पढ़ा रही थी, दो ध्रुवीयता का अंत, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल एशिया है, यहाँ पर बहुत खनिज संसाधन हैं, तेलों के भंडार हैं यहाँ पर, और विश्व के हर देश यहाँ पर क्या चाहता है, अपना दबदबा चाहता है, अपना वर्चस्व चाहता है। तो इराक पर जो हमला था वो अमेरिका की एक सोची समझी क्या थी, साजिश थी, और कारण था तेल भंडारों पर नियंत्रण करना, वहाँ पर अपनी कंपनियों को स्थापित करना, ठीक है, जिससे वो बहुत सारा तेल वहां से ले सके और पूरे विश्व में बेचे फिर, ठीक है। तो तभी तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत होती गई, ठीक है, और इतनी मजबूत हो गई कि आज उसको किसी के बस की बात नहीं है कि वो उसको क्या करे, पीछे छोड़ दे, ठीक है। दूसरा मकसद देखिए अमेरिका का, उसका मकसद था कि इराक में अपनी मनपसंद सरकार को बनाना, ठीक है। पहले तो उसने क्या किया, तेल भंडारों पर नियंत्रण, और दूसरा इराक में अपनी मनपसंद सरकार बनाना। जो तानाशाह था सद्दाम हुसैन, उसकी सरकार तो गिर चुकी थी, लेकिन अब अमेरिका की मनपसंद सरकार बनेगी, क्योंकि अब अमेरिका ने यहाँ नियंत्रण तो कर दिया है, लेकिन वहाँ पर कंपनी खोलने की परमिशन कौन देगा, ये मनपसंद सरकार देगी। वहाँ से तेल का जो आयात निर्यात होगा वो कौन हामी भरेगा, उसके लिए ये मनपसंद सरकार भरेगी, ठीक है। तो अमेरिका तो इसमें सफल हो गया कि अमेरिका ने अपना मकसद पूरा कर दिया, लेकिन अमेरिका ने इराक में जो स्थिति पैदा की, जो अशांति पैदा की, वो आज तक खत्म नहीं हुई, ठीक है। और अमेरिका जैसे देशों का इन तेल भंडारों पर अपना वर्चस्व, अपना प्रभुत्व क्या हो गया, यहाँ पे स्थापित हो गया, ठीक है। ये एक और घटना थी जिसने अमेरिकी सैन्य ताकत को बढ़ाया और साथ ही साथ अमेरिका के वर्चस्व को भी बढ़ाया। हमने देखा कि अमेरिका ने अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए प्रथम खाड़ी युद्ध किया, सूडान और अफगानिस्तान पर मिसाइल हमले करवाए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अभियान चलाए, साथ ही साथ इराक पर आक्रमण करवाया। ये सारे अमेरिका के वर्चस्व को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अमेरिका की जो सैन्य क्षमता है, उसका जो सैन्य वर्चस्व है, उसका जो राजनीतिक वर्चस्व है, आर्थिक है, सांस्कृतिक वर्चस्व है, वो किस प्रकार से है। भारत और अमेरिका के संबंध कैसे हैं, कैसे हो सकते हैं। अगर अमेरिका और भारत एक साथ नहीं भी रहे तो भारत के पास क्या क्या विकल्प होंगे उसके वर्चस्व से बचने के लिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और एक क्विक रिवीजन हम इस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो वन लाइनर क्वेश्चन भी होंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप ऐसे करेंगे कि इससे नोट्स बनाएंगे, इससे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकलेंगे वो सब आप लोग अपने नोट्स में लिखते रहेंगे, और फिर जब कल क्विक रिवीजन होगा तो तब वो आपको वहाँ पर हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा थर्ड चैप्टर जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।